हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो अगली डिसऑर्डर है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया जिसे शॉर्ट में अक्सर PKU कहा जाता है। फिनाइल P से है फिनाइल, K से है कीटोन और U से है यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, देखो फिनाइल कीटोन यूरिया की जो सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति जो थे, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले, इसे डिस्क्राइब करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे फॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1934 में इस रोग का विवरण दिया। ठीक है, यह जो रोग है फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो एक प्रकार का इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इनबॉर्न यानी कि जन्म के साथ मिलने वाला रोग, जन्मजात मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयन में कोई डिफेक्ट। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इसमें जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म का पार्ट डिस्टर्ब होने वाला है। ऐसे रोगों को हम मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें उपापचयन की क्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो। ऐसे रोगों को मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। और जो जन्म से ही इस तरह की समस्या हो तो उसे इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। पहली बात, ठीक है। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में हमारे शरीर में एक प्रकार का जो एमिनो अम्ल है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ये एमिनो अम्ल बढ़ जाता है। हमारे रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो ये एमिनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड जो होता है, ये एमिनो अम्ल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से ये बदल जाता है टायरोसिन में। किसमें बदल जाता है? टायरोसिन में। सामान्य स्थिति की हम बात कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, हम जो खाने के साथ जो, क्योंकि ये जो फिनाइल एलेनिन है एक प्रकार का आवश्यक एमिनो अम्ल है। कैसा है ये? आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, उसके लिए हमें उसे बाहर भोजन से लिया जाना जरूरी होता है। ऐसे एमिनो अम्लों को आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और आवश्यक एमिनो अम्लों में एक आवश्यक एमिनो अम्ल है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, तो हम जो भोजन के साथ जो फिनाइल एलेनिन ले रहे हैं, उस फिनाइल एलेनिन को पाचन द्वारा अवशोषित होता है, ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से लीवर में पहुंचता है, और लीवर में एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है? बहुत आसान है, एंजाइम याद करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर एंजाइम उसके क्रियाकारक से ही जो है उसका नाम रखा जाता है। फिनाइल एलेनिन, तो यहाँ फिनाइल एलेनिन, इसमें जल का अणु बाहर निकलता है इस क्रिया में, तो हाइड्रोक्सी और एएसी लगाना एंजाइम के लिए प्रत्यय के रूप में हमेशा लगाते हैं। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है कौन से एमिनो अम्ल में? ये कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन एमिनो एसिड में। किसमें? टायरोसिन एमिनो अम्ल में। ये सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। फिर ये जो टायरोसिन एमिनो अम्ल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में सहायक होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन्हें हिंदी में तंत्रिका संचारी पदार्थ, तंत्रिका संचारी पदार्थ, तंत्रिका संचारी पदार्थ बनाने में सहायता करते हैं। कौन करता है? टायरोसिन एमिनो अम्ल। अब होता क्या है कि हमारे अंदर जो 12वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 है। मान लो मैं ये बना रहा हूं, ये 12 नंबर का क्रोमोसोम है। इस 12वें नंबर के गुणसूत्र पर जीन जो ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला ये जो जीन है, ये जीन में हो जाता है म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। और इस म्यूटेशन की वजह से ये जो जीन था, 12वें नंबर का गुणसूत्र पर जीन था फिनाइल एलेनिन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाला जीन हो गया डिफेक्टेड। ये जीन कैसा हो गया? डिफेक्टेड हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया। अब इस वजह से ये फिनाइल एलेनिन जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। फिनाइल एलेनिन एंजाइम का प्रोडक्शन बंद हो गया तो क्या ये क्रिया होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो गुणसूत्र नंबर 12 पर जो जीन था जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा था वो जीन जो है म्यूटेशन द्वारा अक्रिय हो गया और उस जीन के अक्रिय होने से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनना बंद हो गया और एंजाइम बनना बंद हो गया तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो गया, उपापचयन रोग हो गया, जिसमें क्या हुआ? अब फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में, ये वाली जो अभिक्रिया है वो नहीं होगी, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो रोग चूंकि गुणसूत्र संख्या 12 से संबंधित है और 1 से लेकर गुणसूत्र 1 से लेकर 22 तक के जो गुणसूत्र हैं वो सब कहलाते हैं ऑटोसोम, और जो 23वां जो जोड़ी है ये पेयर्स की बात हो रही है। 1 से लेकर 22 तक पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम है 12वें नंबर का, इस वजह से इस तरह का रोग जो है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये कैसा है? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये एक प्रकार का अप्रभावी रोग है, यानी कि ये रोग अपने आप को तब प्रकट करता है, ये रोग अपने आप को कब प्रकट करेगा? जब समयुग्मजीय अवस्था हो, जब समयुग्मजीय अवस्था हो। कौन सी अवस्था में? समयुग्मजीय, यानी कि 2 गुणसूत्र मिलेंगे, दोनों गुणसूत्रों पर ऐसी वाली स्थिति हो, यानी कि जीनोटाइप नॉर्मली आप जैसे हम वो जो बोनेपन की बात करते हैं, बोना लक्षण अपने आप को कब प्रकट करता है? जब दोनों जीन एक साथ हों, जब जीनोटाइप इस प्रकार का हो, समयुग्मजीय प्रकार का। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है ये फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 12 पर जो जीन था उसमें डिफेक्ट आ गया, उसमें म्यूटेशन हुआ, उस वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन रहा है और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि फिनाइल एलेनिन जो था एमिनो एसिड वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आप सोचिए, जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा तो फिनाइल एलेनिन अपनी बॉडी में बढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। और इस वजह से क्या हुआ, जैसे ये ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड है, वहाँ इस ब्लड में फिनाइल एलेनिन बढ़ने लगेगा। ब्लड में मैं ये यहाँ बताता हूँ कि ये जो हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में क्या होगा? फिनाइल एलेनिन जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में 2 तरीके से हमारा बॉडी फिर इस पर रेस्पॉन्ड करेगा। कैसे? इस फिनाइल एलेनिन को बाहर करने का ये प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगी अपनी बॉडी। तो या तो इसे एक्सक्रीट करेंगे, किडनी द्वारा इसे बाहर कर दिया जाएगा, तो ये किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। किडनी से अवशोषित नहीं कर सकती इस एमिनोमल को और इसे शरीर से बाहर निकालेगी, इसीलिए इसमें शब्द लगा हुआ है यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। यूरिया वर्ड यूरिन से है, तो यूरिन से फिनाइल एलेनिन बाहर निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो फिनाइल एलेनिन है ये फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाइल पायरुविक एसिड, ये जो दोनों के दोनों जो पदार्थ बन रहे हैं, ये फिनाइल एलेनिन भी और फिनाइल पायरुविक एसिड, ये दोनों ही ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं ब्रेन में। ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंचते हैं ब्रेन में, मस्तिष्क में पहुंचते हैं और वहाँ आकर इनका जमाव शुरू हो जाता है, जमने लगते हैं, वहाँ इनका जमाव शुरू होता है, मस्तिष्क में ये जा जाके जमा होने लगेंगे। और उस वजह से अब उसके गुणों की बात करते हैं। मस्तिष्क में इन पदार्थों के जमाव की वजह से 2 काम हुए, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बन रहे जो टायरोसिन बनाता है, टायरोसिन खुद नहीं बन रहा क्योंकि फिनाइल एलेनिन इससे कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
तो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बन रहे, दूसरी चीज़ ये ब्रेन में आकर और जमा हो रहे हैं, वहाँ ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको डिस्टर्ब करते हैं, और उस वजह से जिनमें ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया की समस्या होगी उनमें मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति होगी। कैसी होगी? मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि हम सीधे से कहें ऐसे बच्चे कैसे होंगे? मंद बुद्धि होंगे। कैसे होंगे? मंद बुद्धि होंगे। उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनकी भावनाओं की क्षमता बहुत ही कमज़ोर होगी, मंद बुद्धि होंगे, किसी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझने वाले होंगे। दूसरा उनका जो सिम्टम, एक और बहुत महत्वपूर्ण उनका लक्षण उनके शरीर में कन्वल्सन्स का पाया जाना है। कन्वल्सन्स उनके बॉडी में पाए जाते हैं। कन्वल्सन्स क्या होते हैं? देखो, हम अपने हाथ पैरों को अपनी इच्छा से इनको मूव कर सकते हैं, क्योंकि हाथ पैर की जो मसल्स होती है वो सब की सब कंकाली पेशी होती है, ऐच्छिक पेशियाँ होती है, आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है। लेकिन कन्वल्सन्स में क्या होती हैं? अचानक हाथ पैरों में अपने आप बगैर इच्छा के कोई मूवमेंट होने लगे तो उन्हें कहते हैं कन्वल्सन्स। आप हाथ को हिलाना नहीं चाह रहे लेकिन हाथ अपने आप हिल रहा है, या उंगलियां कांप रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, तो वो वाली स्थितियां कन्वल्सन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कन्वल्सन्स कहलाते हैं। और जिनमें फिनाइल कीटोन यूरिया रोग होता है उनमें कन्वल्सन्स देखने को मिलते हैं। उनके एक तरह से हाथ पैरों में झटके से महसूस होते हैं, जैसे बिजली का झटके लगने पर हाथ पैर अपने आप हिलते हैं, वैसी वाली स्थिति को कन्वल्सन्स कहते हैं। तो बच्चों में जिनमें ये जो रोग होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, उनमें कन्वल्सन्स देखने को मिलते हैं और मंद बुद्धि होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि उनके मस्तिष्क की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। और किस वजह से हुई? फिनाइल एलेनिन और फिनाइल पायरुविक एसिड के ब्रेन में जमाव के कारण ये समस्या होती है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा फिनाइल कीटोन यूरिया। इससे बड़ा प्रश्न संभवतः बोर्ड में नहीं आता, लेकिन एक नंबर के हिसाब से और नीट की एग्जाम्स में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे इनसे प्रश्न आते हैं कि फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, इसमें कौन सा एंजाइम एब्सेंट रहता है, कौन से गुणसूत्र से संबंधित है, क्या इसके लक्षण है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये एक प्रकार का इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, यानी कि उपापचयन क्रिया से संबंधित रोग है, और ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, अलिंग गुणसूत्र से संबंधित अप्रभावी रोग है। इसमें क्या होता है? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम बनाने वाला जो जीन है वो म्यूटेंट हो चुका है, उसमें बदलाव हो चुका है, और वो जीन था कहाँ? वो गुणसूत्र संख्या 12 पर मौजूद था। और इस वजह से बच्चे में जो कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपको 2 मुख्य लक्षण याद रखने हैं। इससे जिनमें ये होगा रोग उनमें मंद बुद्धि होंगे वो बच्चे, और उनमें कन्वल्सन्स देखने को मिलेंगे, उनके हाथ पैरों में जो है झटके, समय पर झटके लगते रहेंगे ऐसे बच्चों में। ठीक है बच्चों, तो आज का ये छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहें यूं ही biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आपने अगर ये वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी वीडियोज़ देखें। आपके ज्ञान में हमेशा यूं ही इजाफा होता रहेगा। धन्यवाद।